आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। एक लंबे अरसे के बाद यानी कि लगभग 1 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं और उनकी मुलाकात होने जा रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। दुनिया जानती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। इसमें इतना फर्क है कि आप समझ ही नहीं सकते कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति जो आज हैं उनसे कैसे व्यवहारिक तौर पर डील किया जाए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि भारतीय राष्ट्रहित को साधते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो अपना कैसा रिश्ता स्थापित करते हैं। अब से चंद घंटों बाद उनकी मुलाकात होगी। 20 मिनट का वक्त है जब दोनों नेता बस सिर्फ एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे। हालांकि डेलीगेट लेवल टॉक 5 घंटे तक चलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुरजोर स्वागत हो रहा है, लाल दरियां बिछी हुई हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन मुलाकात के बाद ही समझ में आएगा कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वो साझा बन पाएगा जो हमने पहले देखा है, यानी कि राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। क्या हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते कहीं आगे बढ़ पाएंगे, जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। यानी हर किसी को बस इस बात का इंतजार है कि जब दोनों नेता मिलते हैं बातचीत कैसे होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या संकेत निकल कर आते हैं। विवेक काटजू, पूर्व राजनयिक, आलोक बंसल साहब जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। संजीव श्रीवास्तव, IDSA से इंडो अमेरिकन एक्सपर्ट्स, और ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। काटजू साहब, शुरुआत मैं आपसे करूं। अगर हम कूटनीतिक स्तर पर देखें तो इस बातचीत को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह शुरू में नहीं दिखाया जा रहा था, लेकिन वॉशिंगटन में जैसे ही स्वागत हुआ और उसके बाद से लगातार जो माहौल बनता दिख रहा है, ऐसा लगता है कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष काफ़ी विस्तृत बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर बातचीत चीन के मुद्दे पर होती है, साउथ चाइना सी, बातचीत अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकवाद को लेकर होती है, तो किस तरह से आप देखते हैं कि हिंदुस्तान का राष्ट्रहित सधेगा इसमें? काटजू साहब। देखिए, अगर वास्तविकता से हम दूर ना हटें तो अभी हमें ये देखना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की दक्षिण एशिया पॉलिसी क्या होगी। अभी उन्होंने पूर्ण रूप से दुनिया के सामने ये पॉलिसी या ये दक्षिण एशिया नीति को प्रस्तुत नहीं किया। हमें अभी ये भी नहीं मालूम कि अफगानिस्तान में वो क्या रुख अपनाएंगे। कुछ संकेत मिल रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उन्होंने ये पॉलिसी अपनी डिफाइन नहीं की है जी। हाँ, प्रोटोकॉल की दृष्टि से प्रधानमंत्री का स्वागत बहुत अच्छी तरीके से अमेरिकी सरकार और राष्ट्रपति कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि 5 महीने हो गए डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बने। वो दुनिया के महत्वपूर्ण नेताओं से मिल चुके हैं, एशिया के में चीन के राष्ट्रपति से मिल चुके हैं, जापान के प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं और अब नरेंद्र मोदी जी से मिल रहे हैं। तो हमें इस मीटिंग का स्वागत करना चाहिए। लेकिन एक पूर्व राजनयिक की दृष्टि से मैं जब इसका विश्लेषण करता हूं तो फिर मुझे ये लगता है कि जब तक हमें पूर्ण रूप से ये पता नहीं चले कि अमेरिकी नीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, कुछ अनुमान लगाना, पूर्ण रूप से अनुमान लगाना सही नहीं होगा। लेकिन आज की मीटिंग के बाद साफ जाहिर हो जाएगा। हाँ, मोदी जी ने हम पहले भी भारत का पक्ष बहुत मजबूती से रखा है। देश के हितों की उन्होंने सुरक्षा की है और वो सुरक्षा फिर करेंगे, इस पर हमें सबको विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। संजीव जी, मैं ज़रा आपसे समझना चाहूँगा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शायद ही दुनिया के किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने बहुत अच्छे से समझा होगा। 5 महीने में वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, इसका फ़र्क ही अभी किसी को नहीं समझ में आ रहा। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्या उन्हें समझना हिंदुस्तान के नज़रिए से आसान होगा या ये बहुत टेढ़ी खीर होने वाला है? निश्चित रूप से, जैसा कि आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो पॉलिसी ओरिएंटेशन को, उनके अप्रोच को समझना एक कठिन काम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो समझ के परे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कुछ उभर के सामने आ रही है। जैसे कि उनका एक सबसे बड़ा जो एक एजेंडा है
वो है कि अमेरिका का इंटरेस्ट सबसे आगे रखना। अमेरिका फर्स्ट अप्रोच लेकर के वो चले हैं और उसको वो ऐसा दिख रहा है कि वो लगातार उसको परस्यू कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब उन्होंने सऊदी अरेबिया की जो विजिट की थी, जो उनकी पहली फॉरेन विजिट थी, उसके साथ साथ जो उन्होंने इजराइल और G7 की जो विजिट्स की, उसमें उन्होंने हर जगह पे जितने भी फॉरेन के लीडर्स थे, सबसे बाद में अमेरिका की जो इंटरेस्ट है उनको आगे रखा। तो इससे ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जो उनके नेगोशिएशंस होंगे, जो बातचीत होंगे, उसमें वो जरूर भारत अमेरिका के जो रिश्तों की जो बात होगी तो वो अमेरिका का इंटरेस्ट आगे रखेंगे। अब ये हमारे ऊपर है, हमारे नेताओं, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप को किस तरह से कन्विंस करते हैं कि अमेरिका के विकास में, अमेरिका के उत्थान में भारत का जो रोल है, जो भारत की भूमिका है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस बात को हमारे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्विंस कर पाते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी और एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी दोनों देशों के संबंधों के बीच में और दोनों राष्ट्र नेताओं के संबंधों के बीच में। बिल्कुल बंसल साहब, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर हिंदुस्तान में संशय का माहौल बना रहा। H1B वीज़ा, इसे लेकर लगातार खबरें आती रहीं और हमारी धड़कनें तेज़ होती रहीं। बहुत बड़ी संख्या में जो अमेरिका में भारतीय रहते हैं, भारतीय मूल के लोग रहते हैं, वो भी संशय के घेरे में हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की नीति क्या हो सकती है। उसके साथ साथ ट्रेड बैरियर्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बार बार हिंदुस्तान पर दबाव डाल रही है कि आप ट्रेड बैरियर्स नहीं रख सकते। कुल मिलाकर कितना मुश्किल है या यूं कहें कि कितना आसान होगा मोदी जी के लिए? देखिए, मोदी जी के लिए H1B वीज़ा और जो व्यापार का मुद्दा है ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इस पर तुरंत कोई समझौता या थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। पर जहां भारत और अमेरिका का साझा फायदा है जी, विशेषकर मेक इन इंडिया का जो क्षेत्र है, जहां पे कि हम रक्षा सौदों की बात कर रहे हैं और उसका हमने असर देख लिया कि अभी गार्डियन ड्रोन्स को खरीदने की बात चल रही है, लॉकहीड मार्टिन भारत में F-16 बनाने के लिए तैयार है। तो ये लग रहा है कि अगर जो प्रधानमंत्री का जो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है जी, उसको इस अमेरिका दौरे से काफ़ी बड़ी एक फिलिप मिल सकती है, क्योंकि एक ऐसा मॉडल तैयार किया जा सकता है जहां विन विन सिचुएशन हो कि भारत में अमेरिकी कंपनियां आके बनाएं, जिससे भारत में भी रोजगार बढ़े और अमेरिका में भी रोजगार बढ़े, भारत का भी फायदा हो, अमेरिका का भी फायदा हो। और जहां तक सवाल H1B का है, मुझे नहीं लगता कि उसमें त्वरित कोई सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन अन्य क्षेत्र विशेषकर सुरक्षा और रक्षा के जो क्षेत्र हैं जी, जैसा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात की गई या चीन के साथ जो संबंध हैं जी, मेरे ख्याल से इसमें भारत और अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा सामंजस्य देखने को मिलेगा। और इसी का फल है कि हम देख रहे हैं कि इशारों ही इशारों में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मोदी साहब को जो प्रमुखता दी है, क्योंकि वर्किंग लंच जिस तरीके से दिया जा रहा है, वर्किंग डिनर जो वर्किंग मील्स दिए जा रहे हैं, जो भोज किया जा रहा है, वो मेरे इससे पहले किसी भी विजिटिंग डिग्निटरी के साथ नहीं किया। तो ये दिखाया जा रहा है कि भारत को एक विशेष दर्जा दिया जा रहा है और ये हमारे लिए एक महत्व की बात है। मेरे ख्याल से आगे क्या होगा इस वक्त कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नहीं, बंसल साहब, प्रशासन मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर हम आपके पास वापस आएंगे चर्चा करने के लिए, क्योंकि उसमें कई ऐसे यूं कहें कि छेद निकल कर आ रहे हैं जो कि बड़े पैमाने पर हमारे लिए चिंता का विषय बन सकते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर मिश्रा, मैं आपसे समझना चाहूँगा साहब, जिस तरह से साउथ चाइना सी की बात आ रही है, पाकिस्तान के ऊपर नकेल कसने के साथ साथ अफगानिस्तान के साथ साझा करने की बात की जा रही है और बड़े बड़े हम डिफेंस डील अमेरिका के साथ कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर देखें तो ड्रोन्स जो हम खरीद रहे हैं, प्रेडेटर्स, वो तो सिर्फ जासूसी के लिए हैं, उनसे हम कोई खास हासिल नहीं कर सकते और लगभग $2 बिलियन की ये डील है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका बहुत कुछ दे रहा है, ऐसा लगता नहीं है। आपको क्या लगता है? पहला तो जो आप ड्रोन की बात कर रहे हैं, जासूसी जी, देखिए किसी भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट में इंटेलिजेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है और अगर आप इंटेलिजेंस के ऑपरेटर्स आपके पास हैं और डिपेंडेबल हैं और इनोवेटिव हैं या स्टेट ऑफ द आर्ट हैं तो हमेशा ये फ़ायदेमंद होगा। ये कहने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी चीज़ मैं देख रहा हूँ आज, तमाम हमारे राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के पहले गए हुए थे तमाम बार, लेकिन आज जो मोदी जी के उनका जो इस वक्त
एक कॉन्टेक्स्ट है, वो है सहयोग के लिए गए हैं, सहायता के लिए नहीं, स्वावलंबन से गए हुए हैं, उपकार के लिए नहीं। और वो एक एक्सट्रीमली वेल डूइंग कंट्री के ये नुमाइंदे के तरीके से गए हैं, और इसलिए नहीं गए हैं कि आई सीक योर मास्टरशिप। ये बड़ा क्लियर है, ये बहुत क्लियर है। तो अगर कोई ये कहे कि मोदी जी उनको कितना लुभा पाते हैं, कन्विंस कर पाते हैं, ये शायद जहाँ पर म्यूचुअल कन्वर्जेंस है उसी मामले पर बात होगी। और म्यूचुअल कन्वर्जेंस दोनों लीडर्स का एक अपना खुद का प्रिंसिपल है जी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें दो चीज़ें बहुत बड़ी हैं और जिस पर शायद पूरी बातें टिकी होंगी। एक तो हाउ टू काउंटर टेररिज्म, यह ट्रंप का भी है और मोदी जी का भी है। मोदी जी कहीं भी विदेश गए हैं तो दो ही पॉइंट पर वो बात करते थे, एक तो एनवायरनमेंट बात करते थे, ग्लोबल वार्मिंग, और दूसरा टेररिज्म पर। और ये टेररिज्म एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर बात होगी और मैं समझता हूँ कि इस पर कन्वर्जेंस होगा। और दूसरा, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं इंपोर्ट ऑफ वेपन्स में। और ये हम 2014 तक किसी ने इस पर लेकिन मेक इन इंडिया के तहत अगर आप बात कर रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूं मैंने आपको बीच में रोका, लेकिन यही सवाल मैं आपके लिए और बंसल साहब के लिए रखना चाहूंगा। मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो F-16 के पूरे जो लाइन को यहां लाने की कोशिश की जा रही है, उसमें 65% नौकरियां अमेरिकी नागरिकों को हिंदुस्तान में मिलेगी। करार के भीतर ये लिखा हुआ है, सिर्फ 35% नौकरी हिंदुस्तानियों को मिलेगी। बाकी अन्य भी जो करार हो रहे हैं उसमें मेक इन इंडिया में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कहीं पर भी नहीं होता दिख रहा है। कुल मिलाकर क्या वाकई में ये तमाम हथियार जो हिंदुस्तान में बनेंगे वो हम खुद अपने फौज के लिए इस्तेमाल जरूर करेंगे? 200 से ज्यादा F-16 हमें खरीदनी पड़ेगी, ये करार के भीतर रखा जा रहा है जो टाटा के साथ करार हो रहा है। क्या F-16 वाकई में सबसे बेहतरीन उपाय है हमारे लिए? मैं ये सवाल आप दोनों के सामने रखना चाहता हूं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज के दिन में आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। आपके पास मिग 21 का एक फ्लीट है, और वो मिग 21 मैं तो नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक्सीडेंट प्रोन है, लेकिन मैं कहूँगा कि उसमें एक्सीडेंट्स इतने होते हैं और इतना पुराना है। तो क्या आप ये नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास हमें आवश्यकता है, लेकिन जरूरत यह है कि क्या F-16 सबसे बेहतर विकल्प है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास इससे बेहतर कौन सा विकल्प है बंसल साहब। और दूसरा एक चीज और कहना चाहता हूं कि आप यह शुरुआत नहीं करेंगे तो क्या आप यह समझते हैं कि आप एपेक्स पर एक्मे पर पहुंच जाएंगे? ये बिल्कुल सही बात है। देखिए अजय जी दो चीजें हैं। विकल्प है हमारे पास, ग्रिपेन है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज यह है कि अगर F-16 यहां बनने लगते हैं, भले ही 65% नौकरियां अमेरिकियों को मिले, लेकिन 35% नौकरियां हिंदुस्तानियों को मिलेंगी। और भले ही कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उसमें लिखा ना हो, लेकिन जब कोई चीज आपके देश में बनेगी तो कई तकनीकियां हैं जो भारत में नीचे आएंगी, कई चीजें हैं जो लोअर वेंडर्स को दी जाएंगी। कंपनी हर चीज नहीं बनाएगी, और जिस असेंबली लाइन में आज F-16 बन रहे हैं उसमें कल F-35 भी बन सकते हैं। यह हो सकता है कि आज F-16 हमारे काबिल ना हो, और सिर्फ भारत के लिए नहीं हो, फिर आगे चल के एक निर्यात का हब बन सकता है कि हम तीसरे देशों को ट्रांसफर करने के लिए भी यहां F-16 बनाए। एक लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी कंपनी यहां आके इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जहां तक सवाल आपने गार्डियन ड्रोन्स की बात की थी, ये समझ लीजिए कि ये ड्रोन्स की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी ये है कि काफी समय तक अपने टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर जो निशाना लगा के, जो घात लगा के आतंकवादियों को मारा जा रहा है, वो इनके माध्यम से ही मारा जा रहा है। हो सकता है ये आर्म्ड ना हो, हमारे केस में अनआर्म्ड रहेंगे, लेकिन अगर ये टारगेट को ट्रैक कर रहे हैं तो हम दूसरे वेपन सिस्टम को यूज करके इस टारगेट को खत्म कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ये एक बहुत बड़ी तकनीक है, और आगे चलकर हम इनका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हमने इंडिजिनाइजेशन कई चीजों का किया है, और इसी ड्रोन को हम आर्म्ड ड्रोन बना सकते हैं, क्योंकि भारत की यह विशेषता रही है। बंसल साहब जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स हैं उसके हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन हिंदुस्तान नहीं कर सकता, क्योंकि जो 22 ड्रोन्स हम खरीद रहे हैं वो पूरे तरीके से अमेरिकी कंपनियों के द्वारा ही उसका मेंटेनेंस भी है, और उसमें हमारे पास कोई राइट्स नहीं है अभी तक जो स्वरूप आ रहे हैं। जाहिर सी बात है इस पर विवाद किया जा नहीं बनाएंगे, लेकिन उसको देखकर हम अपने यहाँ, हमारे यहाँ कई चीजें रिवर्स इंजीनियरिंग की। मैं जरा काटजू साहब को यहाँ शामिल करना चाहूँ। काटजू साहब, जाहिर सी बात है रक्षा सौदों पर काफी हम चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन जो
सामंजस्य की बात हो रही है, क्या उस सामंजस्य से हम आगे बढ़ सकते हैं? खास करके जिस तरह से ऐसा माना जाता है कुछ हलकों में कि चीन के मुकाबले हमें अमेरिका खड़ा कर रहा है, क्या आपको लगता है कि यह वास्तविकता है? देखिए, अब ये वास्तविकता है कि एशिया में अगर देखा जाए तो चीन का मुकाबला खाली भारत ही कर सकता है, और अब अमेरिका जानता है कि चीन उभरती हुई शक्ति है और इस शक्ति पर कुछ कंट्रोल या नियंत्रण रखना है। जी, हमारी दक्षता, हमारी सामरिक और राजनयिक दक्षता इसमें होगी कि हम अपने ऑप्शंस खुले रखें, क्योंकि हमारी ये परंपरा है, राजनयिक और सामरिक परंपरा है कि हम किसी भी देश के कैंप में नहीं जाते हैं, क्योंकि कैंप में जाने से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती है जी। और उस परंपरा को हर सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने भी बहुत ही खूबसूरती से निभाया है जी। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। रक्षा सौदों की जहां तक बात हुई, हाँ, हमें अब रक्षा उद्योग को भारत में प्रोत्साहन देना है, लेकिन उसको प्रोत्साहन के देते समय हमें अपनी जो सॉवरेनिटी इश्यूज हैं उन पर भी ध्यान रखना है जी। उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अब फायदे अगर हो सकते हैं, एक मार्जिनल फायदे होंगे जी, लेकिन पूर्ण रूप से अगर हमें इसको बहुत ही क्लोजली इवैल्यूएट करना है कि भाई लॉकहीड मार्टिन अगर आती है भारत में और काम करती है तो क्या हमारा उस पर कुछ कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, या अमेरिकी नियंत्रण होगा, या अमेरिकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नियंत्रण होगा? वो भारत की परंपरा के विरुद्ध होगा। तो मैं समझता हूं कि मोदी जी की सरकार इन सब विषयों पर ध्यान जरूर देगी। अभी तो ये शुरुआत है बातचीत की, और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बिल्कुल। एक और अगर आप टिप्पणी मुझे इजाजत दें जी, तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की जो बात चल रही है अफगानिस्तान की जी, उसमें अब मैं ये देखता हूं कि दरअसल राजनयिक रूप से कुछ भी जॉइंट स्टेटमेंट आ जाए, अमेरिका और भारत दोनों की जो विडंबना है वो ये है कि पाकिस्तान के से जो आतंकवाद पनप रहा है और जो फैल रहा है उस पर ना अमेरिका अंकुश यानी नियंत्रण कुछ कर सका है, उसको रोक सका, ना भारत। और ट्रंप जी की जो अभी तक खबरें आ रही हैं, जो दक्षिण एशिया नीति रहेगी, अफगानिस्तान के प्रति नीति रहेगी, उसमें मुझे ये कोई सूरत नहीं दिखती कि वो पाकिस्तान के आतंकवाद पर अंकुश लगा पाएंगे, उस पर कुछ वो नियंत्रण कर पाएंगे। मुझे ये नहीं दिख रहा। आपने अभी यहाँ पर उठाया काटू साहब, मेरे पास वक्त कम इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन यही सवाल मैं संजीव जी आपके पास लेके जाना चाहता हूँ। क्या पाकिस्तान के ऊपर वाकई में नियंत्रण किसी भी तरीके से अमेरिका कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ में क्या वाकई बहुत कुछ है? जी, इसके पहले आपके सवाल के से पहले मैं एक बात और कह दूं कि ये जो भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं जी, ये एक साझा पार्टनरशिप है, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, न कि अलायंस रिलेशनशिप है। इसलिए हमारी जो भी बात होती है उसमें हम अपने सॉवरेनिटी के इश्यूज और हमारे जो अपने नेशनल इंटरेस्ट है उसको सबसे सामने रखते हैं, और यही काम अमेरिका भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो सॉलिड फाउंडेशन है हमारे जो शेयर्ड वैल्यूज़ का, हमारे साझा मूल्यों का और हमारे साझा हितों का, वो इस संबंधों का सबसे बड़ा आधार है। और जो आपने पाकिस्तान के ऊपर बात कही, तो मैं इसके बारे में मेरा विचार ये है कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका के द्वारा नकेल लगा पाना बहुत ही कठिन है, यदि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी है तो भी। लेकिन ये पाकिस्तान के प्रति जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज़ होंगी, मेरा ऐसा विचार है कि ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की तुलना में काफ़ी टफ होंगी, और यहाँ पे भारत और थोड़ी और हमें सहूलियत मिल सकती है। जी, और भारत और अमेरिका के बीच में काउंटर टेररिज्म को लेकर के जो हमारी जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। मेरा ये ऐसा विचार है। बिल्कुल। बंसल साहब, बस एक आखिरी टिप्पणी मुझे बस 30 सेकंड में सिर्फ इतना बता दीजिए। पाकिस्तान को लेकर हम लगातार चर्चा जरूर करते रहते हैं, लेकिन क्या अमेरिका से ठोस मदद मिल सकती है? ऐसी उम्मीदें हैं या करना उचित है? देखिए, ठोस मदद किस, जहां तक सवाल है, अमेरिका
ऐसा विश्वास करना होगा कि अब पाकिस्तान के साथ सख्ती से काम लेगा, और पाकिस्तान के अंदर भी इस बात को लेकर काफी हलचल है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके के इंडिकेशंस दिए हैं और 2 ड्रोन अटैक जो पिछले कुछ दिनों में हुए हैं, वो ये दर्शाता है कि अब अमेरिका बिजनेस मानता है, और ट्रंप प्रशासन की ये खूबी रही है कि वो आकस्मिक निर्णय लेते हैं और कड़े निर्णय लेते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इस कारण काफी हलचल है। मैं क्षमा चाहता हूं, वक्त की कमी की वजह से मुझे इस चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज लगातार निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत किस करवट बैठती है। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बन रही है हमारे साथ।